आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स जो कि हमने गॉस का नियम पढ़ा था। तो आज हम उसमें बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग है अनंत विस्तार के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देख सकते हो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, और ये इसका पूरा चित्र है। ठीक है, तो इस वीडियो पे हम आपको इसका पूरा चित्र एकदम आसानी से बनाना और इसके पूरे डेरिवेशन को एकदम आसानी से करना सिखाएंगे। ठीक है, और बात करें यार तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि आपका ये अनंत विस्तार के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ही आसानी से, ठीक है, अगर यार वीडियो देखने आओ तो प्लीज शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। गारंटी है कि पूरा चित्र आपको एक एक समझ में आएगा और पूरा डेरिवेशन भी आप एकदम आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो बात करते हैं अनंत विस्तार के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले इसे हम रफ कर देते हैं, फिर इसका चित्र पहले बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बनाते हैं इसका चित्र। कहा गया अनंत विस्तार का एक समान रूप से आवेशी सीधा तार है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो देखो हम यहाँ पे बनाते हैं चित्र, सिंपल एकदम आसानी से। ठीक है, देखो अनंत विस्तार का एक समान रूप से आवेशी सीधा तार बनाते पहले। ठीक है, ये क्या है, अनंत विस्तार का एक समान रूप से आवेशित। ये पहले आपने क्या लिया, अनंत विस्तार का है और इसे एक समान रूप से आवेशित करना है, मतलब इस पर कोई चार्ज भी देना। ठीक है, तो इसे आवेशित कर देते। देखो आवेश हमने ये प्लस आवेश इस पे दे दिया। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, अनंत विस्तार का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार हो गया। अब इसके निकट वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो मान लो इससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, उसी पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है, तो r मीटर दूरी पर हमने मान लिया ये एक बिंदु P है, इसी पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, तो गॉस का नियम इस पे लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस P बिंदु से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं, तभी आपका गॉस की प्रमेय लग पाएगी और पूरा आपका निकल पाएगा ये। ठीक है, तो एक बेलनाकार हम यहाँ पे पृष्ठ ले रहे हैं, देखो। ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ ले लेते हैं। देखो ये इस टाइप से आपका ये एक बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है, बेलन पता है ना, इस टाइप से बनता है पूरा ये। तो ये एक बेलनाकार हमने पृष्ठ ले लिया। नीचे भी बनाना चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, जैसे ऊपर बनाया वैसे ही नीचे भी बना लो ये। ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ हमने बना दिया। ठीक है, तो ये एक बेलनाकार पृष्ठ है। मान लो इसकी लंबाई है स्मॉल एल, लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। इस बेलन की जो ऊंचाई या लंबाई कह सकते हो वो एल है, और यहाँ पे जो पी बिंदु है इस पे ई वेक्टर अर्थात वैद्युत क्षेत्र और डीए वेक्टर दोनों एक ही दिशा पे कार्यरत हैं। ठीक है, और यहाँ पे ई वेक्टर और डीए वेक्टर जो है 90 अंश के कोण पर कार्यरत है। ठीक है, तो देख सकते हो चित्र हमारा कंप्लीट है। ठीक है, एक अनंत आपका विस्तार का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है, इसके निकट वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमने एक बिंदु P मान लिया, इससे होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया जिसकी ऊंचाई या लंबाई L है, और इस P बिंदु पर ई वेक्टर और डी वेक्टर एक ही दिशा पे कार्यरत है अर्थात समांतर है, और यहाँ पे ई वेक्टर जो है वैद्युत क्षेत्र और डी वेक्टर आपका जो क्षेत्रफल है वो 90 अंश के कोण पर कार्यरत है। बस चित्र कंप्लीट हो चुका, अब आपको करते हैं डेरिवेशन करना सिखाते हैं पूरा। ठीक है, ठीक है, तो चित्र बन चुका है। अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहो तो थ्योरी लिखना भी आपको बता देते। देखो आपको थ्योरी पे क्या लिखना है, माना एक अनंत विस्तार का, यही चीज लिखना है, माना एक अनंत विस्तार का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है। क्या लिखोगे, माना एक अनंत विस्तार का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है। ठीक है, जिससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसलिए P बिंदु से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार, और इसकी लंबाई क्या है, L है। इस P बिंदु पर E वेक्टर और DA वेक्टर समांतर कार्यरत हैं, और इस वृत्ताकार पृष्ठ पर E वेक्टर और DA वेक्टर 90 डिग्री पर कार्यरत हैं। बस एक सिंपल सी थ्योरी लिख देना है। अब आपको डेरिवेशन इसका करके दिखाते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको प्राप्त करके दिखाते हैं पूरा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या, इस P बिंदु पर DA वेक्टर के कारण हम निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स। एकदम आसान बात, देखते रहना, एक एक पॉइंट लिखते हैं। DA वेक्टर, ठीक है, DA वेक्टर के कारण वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, DA वेक्टर के कारण, लिखना चाहो तो बिंदु P पर भी लिख दो, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, DA वेक्टर के कारण बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हमने लिख दिया DA वेक्टर के कारण बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। तो फॉर्मूला हो जाएगा D फाई E1
E1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे भी एक वैद्युत फ्लक्स आएगा E2। तो डी फाई E1 इक्वल टू होता है, देखो फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। अब बताओ यहाँ पे कोण थीटा का मान कितना है, बताओ। यहाँ पे थीटा का मान जो है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा पे हैं, अर्थात समांतर। जब समांतर होंगे तो बीच का कोण क्या होगा, 0। इसलिए हम कॉस थीटा की जगह यहाँ पे कॉस 0 रख देंगे। ई डी ए कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है दोनों एक ही दिशा पे कार्य है, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो ई डी ए कॉस 0। अब आगे सॉल्व करो, डी फाई E1 इक्वल टू ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का जो मान होता है वो होता है 1। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 इक्वल टू 1 और कॉस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 90 का मान होता है 0। तो कॉस 0 था तो हमने 1 रख दिया। अब ई डी ए का 1 से गुणा होगा तो क्या बचेगा, केवल ई डी ए ही बचेगा। यहाँ पे 0 है, थीटा नहीं है। ठीक है, अब 0 है, 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1, तो ई डी ए से गुणा हुआ, ई डी ए बचा। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो डी ए वेक्टर के कारण निकला डी फाई E1 इक्वल टू ई डी ए। अब निकालते हैं इस वृत्ताकार पृष्ठ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वृत्ताकार पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब निकालते हैं वृत्ताकार पृष्ठ पर, तो वो क्या आएगा, डी फाई E2 बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह यहाँ पे कोण कितना है, 90, तो 90 लिख दो, कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ई डी ए का 0 से गुणा होगा और बराबर में आ जाएगा 0, अर्थात डी फाई E2 का जो मान आया वो आया 0। ध्यान से समझो, डी फाई E2 इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे 90 डिग्री, 90 रखा, कॉस 90 का मान होता है 0, तो 0 हो गया पूरी वैल्यू, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या से होगा 0 ही तो आएगा। तो डी फाई E2 की वैल्यू आ गई 0 और डी फाई E1 की वैल्यू क्या आई थी। ठीक है, डी फाई E2 की वैल्यू आ गई 0 और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। तो डी फाई E1 इतना है, डी फाई E2 इतना आया। अब निकाल लो यहाँ से कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, डी फाई E1 प्लस डी फाई E2। ठीक है, डी फाई E1 प्लस डी फाई E2। अब इसे जोड़ दो, डी फाई E1 कितना, ई डी ए और 0, तो ई डी ए और 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ई डी ए। ध्यान से देख लो आप खुद, देखो ई डी ए प्लस 0 करोगे तो कितना आएगा, ई डी ए। तो इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आया है, कुल वैद्युत फ्लक्स जो यहाँ का और यहाँ का जोड़ने पर आया। तो हमने पहले डी ए वेक्टर के कारण यहाँ पर निकाला तो ई डी ए आया, फिर वृत्ताकार पृष्ठ पर निकाला 0 आया, दोनों को जोड़ दिया, ई डी ए हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जैसा कि हमने गॉस की प्रमेय में आपको बताया था, जो पूरा पृष्ठ गॉसियन था उसका पूरा गॉसियन पृष्ठ के लिए निकाला था, वैसे ही यहाँ पे बेलनाकार पृष्ठ है, तो पूरे बेलनाकार पृष्ठ के लिए हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो चलो उसे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, आप निकालते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, संपूर्ण होगा तो फाई ई, और यहाँ पे हम समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और लिख देंगे डी फाई ई। देखो ध्यान समझो हमने ऐसा क्यों किया, डी फाई ई जो है एक छोटे से भाग का है, फाई ई पूरे गॉसियन पृष्ठ, जो पूरा बेलनाकार पृष्ठ है इसका पूरे पृष्ठ का है। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस छोटे से भाग का समाकलन करना होगा। ठीक है, देखो हमने किया क्या, देखो जो डी फाई ई आया इसका और इसका दोनों का जोड़ आया है, लेकिन जो फाई ई होगा इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ का होगा। ठीक है, पूरे बेलनाकार पृष्ठ का होगा। ठीक है, तो देखो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले लो, क्योंकि आपका बोर्ड छोटा आपको पता है, तो आपको क्या करते हैं अगले बोर्ड पे बताते हैं। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, डी फाई ई की वैल्यू इतनी आई है। ठीक है, देखो डी फाई ई की वैल्यू कितनी आई है, ई डी ए, और हमने लिखा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है इसलिए फाई ई, और इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन का चिन्ह होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर से आ जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, डी फाई ई की वैल्यू आई थी ई डी ए, आपको पता है ई डी ए अभी हमने निकाली ना, तो ई डी ए आई है। ठीक है, तो यहाँ से अब लिखते हैं फाई ई इक्वल टू, देखो यहाँ से ई आपका बाहर निकल आएगा और समाकलन यहाँ पे लिख देना डी ए, एकदम आसान, बात देखते रहो। ठीक है, ई समाकलन अंदर, मतलब ई बाहर ले लिया और समाकलन फिर डी ए। आप देखो इस इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन डी ए जो होगा ये एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल, आपने देखा था ये एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल, पी बिंदु जो था उस पूरे बिंदु पे केवल क्षेत्रफल था डी ए, लेकिन जो ए क्षेत्रफल होगा पूरे बेलन का होगा। तो ये जो डी ए होगा यहाँ से हम डी ए इक्वल टू लिख देंगे बेलन का क्षेत्रफल, या बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आपका होता है 2 पाई आर एल। ध्यान से समझो, कोई जल्दी नहीं है, फिर से समझ लो।
देखो इस पे देखो, यहाँ पे ये जो डी है एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल इतने से भाग का, यहाँ पे देखो यहाँ पे इतने छोटे से भाग का डी है, लेकिन जो ए क्षेत्रफल होगा इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल होगा, पूरे बेलन का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ए जो होगा पूरे बेलन का क्षेत्रफल होगा। तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और बेलन के जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr l, आपको वो पता होगा, ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं पे पढ़ा होगा। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr l। तो यहाँ से लिखते हैं फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए की वैल्यू रख दो, कितनी है 2πr l, 2πr l रख दो, ठीक है। इसे कोई समीकरण मान लो, कितने समीकरण मान चुके हो अभी तक, ठीक है, 3 समीकरण अभी तक मान चुके हैं, इसे मान लो समीकरण नंबर 4। तो ये वैल्यू आई फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2πr l, ठीक है। फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2πr l। अभी हमें क्या, वो आपको जो बताया था 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर आपका समीकरण आएगा। तो उसे निगमन करने के लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि ये गॉस की नियम का अनुप्रयोग है, तो यहाँ पे आपको गॉस का प्रमेय भी लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना होगा आवेश का रेखीय घनत्व। देखो आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है उसका फॉर्मूला होता है आवेश का रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व क्यों लग रहा है अभी बता रहे हैं आपको। देखो रेखीय घनत्व का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। देख लो ये आपका जो तार है एक समान रूप से आवेशित है और इसमें लंबाई एल है इसकी, तो इसलिए आवेश का रेखीय घनत्व लगेगा जिस पे लंबाई आती है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आवेश का रेखीय घनत्व लगाया लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। और अगर यहाँ से आप क्यू की वैल्यू निकाल लो तो इसका इधर गुणा हो जाएगा क्यू इक्वल टू एल लैम्डा। देखो ध्यान से देखो, अभी एकदम आसान लगेगा आपको खुद, ठीक है। हमने यहाँ पे आवेश के रेखीय घनत्व का फॉर्मूला लगाया लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लोगे, एल का गुणा इससे हो जाएगा, एल लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब नीचे से लिखते हैं गॉस की प्रमेय से। देखो लिखो, क्योंकि गॉस की प्रमेय तो लगानी होगी, क्योंकि भैया गॉस की नियम का ही अनुप्रयोग है। तो लिखते हैं गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस की प्रमेय। हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको बताया था। तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू, अगर हम यहाँ से क्यू का मान रख दे एल लैम्डा, तो एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है, एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे मान लो समीकरण नंबर 5। अब बस थोड़ा सा बचा है, डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखो हमने किया क्या, फिर से थोड़ा सा आपको समझा दें। देखो सबसे पहले आपका गॉसियन प्रश्न निकला था केवल, मतलब उस छोटे से भाग का, मतलब छोटे से भाग का हमने डी फाई ई निकाला था, ठीक है, मतलब वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स निकाला था, सॉरी वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ठीक है। देखो ये छोटे से भाग का क्षेत्रफल आया था डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, ठीक है, ठीक है, डी फाई ई क्या आया, ई डी ए, ठीक है। तो ये छोटे से भाग का क्षेत्रफल आया। फिर हमने पूरे गॉसियन पृष्ठ का निकाला फाई ई, ठीक है, पूरे गॉसियन पृष्ठ का आया फाई ई, देख सकते हो पूरे गॉसियन पृष्ठ का फाई ई निकाला, फिर इसकी वैल्यू इतनी आई थी। फिर हमने यहाँ डी ए का बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr l लगाया, फिर यहाँ से इतना हुआ ई इंटू 2πr l। फिर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, फिर क्यू इक्वल टू एल लैम्डा हो गया। फिर गॉस की प्रमेय लगाई, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू यहाँ रख दो, एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बस थोड़ा सा बचा है, देखो फाई ई की वैल्यू ये आई है, इसको आपको यहाँ पे इसका मान रख देना है। देखो जो फाई ई की वैल्यू आई है इसका मान आपको यहाँ पे रखना है और तुरंत आपका पूरा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना। देखो फाई ई इक्वल टू है ई इंटू 2πr l, ठीक है। देखो समीकरण 4 आया ई इंटू 2πr l और समीकरण 5 ये देख लो, इस पे समीकरण 4 आया था ये आपका, ये देखो फाई इक्वल टू ई इंटू 2πr l, और समीकरण 5 आपका ये नीचे आया ये वाला। तो हमने ये समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं समीकरण 4 व 5 से, यहाँ से लिखना है समीकरण 4 व 5 से, ठीक है। जब लिखोगे समीकरण 4 व 5 से तो फाई ई दोनों तरफ बराबर है। तो देखो जब एल एच एस बराबर होगा तो आर एच एस भी बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ई इंटू 2πr l इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ध्यान समझो क्या किया, फाई ई दोनों साइड है, तो ये दोनों जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे। तो ई इंटू 2πr l इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दो। अब क्या होगा, अब देखो अब कुछ नहीं होगा, एकदम आसान है, थोड़ा सा बचा। देखो आप यहाँ से करना क्या, ये एल इधर भी है, एल इधर भी है, दोनों साइड कैंसिल कर दो। अब बचा ई इंटू 2πr और उधर बचा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ई इधर रख लो, इसे उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2π नीचे जाएगा, तो इससे देखो 2π भेजो, इसके साथ एप्सिलॉन नॉट कर दो, और ये जो आर है इसे कर दो इसके साथ।
देखो ध्यान से समझो किया क्या हमने, यही तो है, ये 2 पाई आर इधर गुड़े में उधर चला जाए भाग में, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 2 पाई इधर आया तो 1/2 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट इसके साथ, और ये लैम्डा था इसके नीचे आ गया आर, इतना हो गया। तो देखो अब थोड़ा सा बचा है, बस करना क्या है आपको, इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लो, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लो, क्या हो जाएगा ई इक्वल टू 1, ये 2 का गुणा इससे होगा 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 का गुणा इससे 2 लैम्डा अपॉन आर। ये हो गया समीकरण का निगमन, मात्रक न्यूटन पर कूलाम। देख सकते हो एकदम आसान है भैया, एकदम आसान है। ठीक है, किया क्या, सबसे पहले आपको फिर से पूरा दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने किया क्या, सबसे पहले इस डी ए वेक्टर के कारण बिंदु पी पर वैद्युत फ्लक्स निकाला, डी फाई ई वन इतना आया। फिर हमने वृत्ताकार पृष्ठ इस वाले पृष्ठ पे निकाला, डी फाई ई टू इतना आया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू डी फाई ई वन प्लस डी फाई ई टू रखा, जिससे ई डी ए आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद देखो क्या किया हमने। ठीक है, इतना करने के बाद जब इतना पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप क्या करोगे, ये देख सकते हो, फिर आपको संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है। तो हमने लिखा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई की वैल्यू आई इतनी। फिर हमें पता है पूरा जो आपका ये जो पूरा डी ए आपका छोटे से भाग का है, तो आपको जब पूरे भाग का समाकलन का मतलब होता है, जो समाकलन किसी पर लग जाता है तो पूरे भाग का। ठीक है, तो पूरे बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ से फाई इक्वल टू हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल। आवेश का रेखीय घनत्व का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल लगाना। ठीक है, क्यों आवेश का रेखीय घनत्व क्यों लगा, क्योंकि इसकी लंबाई यहाँ पे एल दी गई है, ये रेखीय रूप में, इससे यहाँ पे आवेश का रेखीय घनत्व लगा। और आवेश कहाँ, इस पे आवेशित है ना चालक, ये जो तार है आपका। ठीक है, फिर गॉस की प्रमेय लगाओगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ पर से क्यू की वैल्यू रख दो ना, फाई इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखो ये समीकरण 4 आया, ये सॉरी समीकरण 4 ये, समीकरण 5 ये। समीकरण 4 और 5 से करोगे तो फाई सेम है दोनों तरफ, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल सेल का कैंसिल कर देना, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये समीकरण पूरा आ चुका है। ठीक है, ठीक है, देख सकते हो भाई फाई इक्वल टू ये चौथा समीकरण, ये पांचवा समीकरण, समीकरण 4 और 5 से ये पूरा समीकरण निकल आया। तो भाई बहुत ही अच्छे से आपको पूरा समझाया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भी वीडियो देख लेना गॉस की प्रमेय वाला भी, और पूरा आपका कंप्लीट है चैप्टर। ठीक है, तो देख सकते हो, जाके एक बार वीडियो जरूर देख लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।